तो देखो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना, हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता था ना वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता था। लेकिन आप समझिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब तक हम करंट से रिलेट नहीं कराएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने का फायदा क्या हो जाएगा। यानी जो अगला टॉपिक आने वाला है वो हमारा रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन बताना था। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि मान लिया कि ये कोई एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक बीच में dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट है जिसकी थिकनेस कितनी है dx, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना दिया गया, a दिया गया। ठीक है ना। हमने अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो स्मॉल n लेते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है हमारा, स्मॉल n। ठीक है ना। तो इस वाले एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स, हाँ है ना। तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में आपके पास n है, तो इस टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, na dx। तो यहां देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हो जाएगा दिस इज NaDx। आपको पता है अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है और अगर इस इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे, टोटल चार्ज निकल आएगा। तो टोटल चार्ज dq बराबर हमारा कितना निकलेगा, NeADx। पर हम यहाँ पर क्या नहीं पढ़ने वाले थे, हमें चार्ज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले थे, करंट। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, I बराबर dq/dt। ठीक है ना। तो हमने देखा NeAVdx, ठीक है ना, सॉरी NeADx में हम लोग किसका डिवाइड कर दें, dt का। आप देखोगे यहाँ dx/dt वेलोसिटी होता है और ये कोई और वेलोसिटी नहीं है। कौन सी वेलोसिटी है आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ से निकालने वाले हैं, ध्यान से देखना आप लोग, नोट डाल के लिखो सब लोग। आपने एक चीज पढ़ा था, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला देखें तो E/m मल्टीप्लाई बाय टाउ, सबने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि E बराबर होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। E बराबर क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। यहाँ V फॉर पोटेंशियल है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, E इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल V, इसका हो जाएगा M, दिस इज L और दिस इज टाउ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकल के आ रहा है, टाउ के निकल के आ रहा है। अब देखो होगा क्या, अगर हम टेम्परेचर को, ध्यान से देखना, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जो पास पास आपका कॉलिजन हो रहा था वो जल्दी जल्दी होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। यानी जो आपका VRMS है, यानी जो लगातार कॉलिजन हो रहा था उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तभी तो जल्दी टकराएंगे वो, जब वेलोसिटी तेज होगी तभी वो जल्दी जल्दी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। और आपको खुद भी पता है कि अगर इस रूम में आग लगा दी जाए तो क्या आप ऐसे ही बैठोगे क्या, एक दूसरे को डालोगे कि ये जल जाए मैं बच जाऊं, एक रैंक घट जाए, ठीक है ना। तो टी इंक्रीज होगा तो VRMS आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन टाइम जो लग रहा था टकराने का वो बढ़ेगा या घटेगा, लगातार का घट जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अभी आपने देखा अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, रिलैक्सेशन टाइम में। तो अब देखना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज हो करते हो तो किस पे क्या क्या असर पड़ता है वो याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करो जल्दी से इसको। एक चीज नोटिस करो, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है क्या, तो आप यहाँ पे देख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर।
नोट करो जल्दी से ये चीजें। हेडिंग डालो ओम्स लॉ। क्या हो गया? कहाँ पर? नहीं, हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं ना, वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली आज तक पढ़ते आते थे कि जब हम ओम्स लॉ स्टार्ट करते थे, बात बंद करना प्लीज। आप लोग को मैं बता दूं, जब भी आप ओम्स लॉ पढ़ने जाते थे क्लास में, तो आपको सीधे बता दिया था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे भी आपको पता है रिलेशन, ये प्रूव कहाँ से हुआ था। इसके पीछे रिलेशन है आई बराबर एन ई ए वी डी। ध्यान से देखो, आज हम ओम्स लॉ को पहली बार निकालेंगे कैसे वो प्रोपोर्शनल साइन होता है। आई बराबर आपने क्या पढ़ा था, एन ई ए और, ठीक है। आपने पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी अभी आपने पोटेंशियल के टर्म्स में निकाली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल कर आई थी, ईवी टाउ अपॉन एम एल, है ना। तो दिस इज ईवी टाउ अपॉन एम एल। हमें पता है वी और आई के बीच में रिलेशन चाहिए हमको, किस किस के बीच में चाहिए, वी और आई के बीच में। तो बाकी सबको हम अलग कर ले, तो एन अलग बाहर ले लो, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टाउ, यही बस बच्चा ना ऊपर से, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज एम एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है कभी आपने ये नहीं पढ़ा है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आपने क्या पढ़ा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके पास भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आई इधर पे क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? देखो v बराबर आर आई जैसा कुछ दिख रहा है क्या? आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगी क्या अपने आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे क्या पर यूनिट वॉल्यूम अगर एक जगह फिक्स कर दिए गए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं, टाइम रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो एवरेज है। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो डेटा देगा वो भी एक कांस्टेंट देगा, और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। आया समझ में कि नहीं आया? इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट हियर v इज इक्वल टू, ठीक है, और दिस r इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इस r की वैल्यू हमें क्या मिली, इस r बराबर हमें मिला एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां से हमें ओम्स लॉ प्रूफ होता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। लिखो जल्दी से, हो गया कि नहीं हो गया? हुआ? अब देखो इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, दिस इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक इसी फॉर्मूले में हम पीछे जाते हैं, जो भी हमने निकाला। आर बराबर हमें क्या मिला, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, हाँ है ना। देखो अब हम क्या करने वाले, ये आर की दो वैल्यू है ना, हम क्या करें, एल बाई ए है ना, तो एल बाई ए को यहाँ निकाल के रख दो, एल इधर पे, ए निकला है कि नहीं निकला है, यहाँ क्या बचा। अच्छा अब दोनों को कंपेयर करते हैं, आर आर है, एल बाई ए, पर रो की जगह पे क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ। तो यहाँ से रो की वैल्यू हमें क्या मिल गई, देखो एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये रो जो आपका कहलाता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉल्ड रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जो इसकी यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ओम इंटू मीटर। ये बात आप याद रखना, जिसको आप लोग साइमन भी बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, ये चीज आपको निकल के आया, यहाँ से रो का फॉर्मूला भी निकल के आया। और एक चीज समझना,
अगर हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ें, व्हाट वी स्टडी अबाउट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या कहलाता है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो देखना सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, NE² टाउ डिवाइडेड बाई m। समझ में आया, ये आप लिख लो। और जो इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, हाँ है ना, ठीक है ना। और जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो जल्दी से, साइमन इनवर्स, हाँ चलेगा, पर ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आप लोगों के समझ में, ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रो का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये आर का जो दिख पता है मैंने, ये देखो, और यहाँ पे ये जो आपको चीज समझ में आ रही है। अब ये क्या नोटिस करो, बात ध्यान से देखो, रो जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ पे, सिग्मा है जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसमें, टाउ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, टाउ के। स्टार्ट करते हैं फिर से। टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो टाउ हमारा क्या हो रहा था, टाउ हमारा डिक्रीज हो रहा था। अगर टाउ डिक्रीज हो रहा तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, और रो क्या हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बस इतनी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आते हैं, हद से ज्यादा आते हैं, समझ रहे हो ना। नोट करो जल्दी से इसको। तो नोट करो जल्दी से। क्या हो गया, चीजें समझ में आ रही है ना, क्या हुआ यहाँ पे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आज मिस कर देंगे वो उनके लिए दिक्कत है, बाकी अपन इसमें सारी चीजें आज बताने वाले हैं। नहीं आपको एनसीईआरटी बुक पे मेंशन मिलेंगी, एनसीईआरटी बुक में ये रियली में मुझे मतलब अदरवाइज ना लिया जाए तो मुझे ये जब बीएससी नहीं एमएससी की तब मुझे ये सब रिलेशंस के बारे में पता चला, मुझे तो बीएससी और 12th में ये सब बताया नहीं गया था, क्योंकि बोर्ड्स में एनसीईआरटी यूज की जाती है, और एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट ये सब मेंशन है, आर बराबर रो एल बाई ए। आज पता चला रेजिस्टेंस इतना बड़ा होता है। पहले जब मैं पढ़ा करता था तो मैं सोचा करता था लेजर अपने आप में एक वर्ड है, बाद में पता लेजर के हर शब्द का एक फुल फॉर्म था, और जब उसको फुल फॉर्म बनाया गया तब हमें पहली बार पता चला कि हमने फीस ज्यादा दी थी, पढ़ाई कम की, ठीक है। यहाँ तक तो अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा आने वाला है, इसी के अंदर हम लेकर जाएंगे, हमको अभी ना डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए हमको, डिफरेंशियल फॉर्म। तो V बराबर अगर हम लोग लिखते हैं IR, यानी आर और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस को हम क्या लिख दें, रेजिस्टेंस को अगर हम लिख दें रो एल बाई ए, ठीक है ना। चलो तो V बराबर B बाई एल, इधर ला दूं मैं, आई आपका बचेगा, कौन डकार पकार रहा है, समोसा खा रहे तू, अच्छा उसका। देखो यहाँ पे V बाई एल, V बाई एल पोटेंशियल अपॉन लेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। I बाई ए क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ कर आए हो, दिस इज द करंट डेंसिटी, दिस इज द करंट डेंसिटी, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, दिस इज रो, ठीक है ना। अब बताओ इसको अपन और क्या कर सकते हैं, आई बाई ए हो गया अपना, एल उधर चला गया, और ये हो जाएगा, ठीक है ना। और रो, ओके। अब ध्यान से देखो, दिस इज ई, हमें ये पता है रो बराबर होता है 1/सिग्मा, रो बराबर क्या होता है 1/सिग्मा, तो दिस इज ई अपॉन ये क्या हो जाएगा सिग्मा, तो देखो जे बराबर हो जाएगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, लिखो जल्दी से, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, लिखो जल्दी से, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, मैं डर ही गया था, मेरी आवाज नहीं दिखाई दी मुझे, और मैं बोल भी तो नहीं रहा था डर के मारे। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कैसे करते हैं? जी से। एंड इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी इज इक्वल टू 1/r। इसको जो तुम मुंह बोल रहे थे ना, वो इसकी होती है ओम इनवर्स। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी MHO, मो, या फिर इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स। वो रजिस्टिविटी का था, वो साइमन का इनवर्स था। वो मो को इनटू में मीटर डाल सकते हो। ठीक है, लिखो जल्दी से। हाँ ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे यूज होने वाला बल्ब, टीवी, फ्रिज, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओमिक कंडक्टर। लेकिन जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे लिखो ओमिक और नॉन ओमिक में, those conductors which follow Ohm's law, those conductors which follow Ohm's law, those conductors which follow Ohm's law are called ohmic conductor. And those not follow which are not follow Ohm's law are called non ohmic conductors. ठीक है, फॉर इनमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर मीन्स ट्रांजिस्टर है सब कुछ। ठीक है, आए समझ में? देखो हम लोग जब ओम्स लॉ को पढ़ रहे थे, हमें पता है ओम्स लॉ आपका एक अच्छा लॉ नहीं है, वो हर कंडीशन पे वेरीफाई नहीं होता है। तो हम थोड़ा ओम्स लॉ को और डीप वर्जन में जाते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, थोड़ा पर्सनली ग्राफिकल मेथड से। देखो, हम लोगों को अगर इस तरीके से बोला जाए, दिस इज V एंड दिस इज I, ओके, व्हाट वी वांट, सीधा स्ट्रेट लाइन। हाँ है ना? जैसे कि हम करते थे टेन थीटा, इस टेन थीटा बराबर आर, आर बराबर क्या होता था? वी अपॉन आई। ये होता था कि नहीं होता था? आपने जब जब ओम्स लॉ पढ़ा होगा, जिस लाइन को आपने सबसे ज्यादा टफ समझा था, उस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम 10th में ओम्स लॉ पढ़ते थे तो बोला जाता था वी हमारा आई के प्रोपोर्शनल हो सकता है केवल तभी जब भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने देखा कि लो टेम्परेचर में जो डिवाइसेस है वो ओम्स लॉ को तो फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो लो टेम्परेचर मतलब स्टार्टिंग फेज, और ये बाद में देखना एक ग्राफ कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यहां से थोड़ी देर तो ये फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या हो जाएगा? इस तरीके से कर्व्ड हो जाएगा। दिस कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। लिख लो जल्दी से इसको। रियलिटी में ऐसा मिलता है और मैथमेटिकली ऐसा मिलना चाहिए। तो ये पक्का लॉ को, यानी लो, और याद रखना लो टेम्परेचर में ही हमारा ओम्स लॉ फॉलो होता है। लिख लेना, एट लो टेम्परेचर ही हमारा ओम्स लॉ फॉलो होता है। यहां तक कोई दिक्कत गई आप लोग को? ठीक है, हमने भी एक चीज देखा है रजिस्टिविटी के बारे में, तो हेडिंग डालो रजिस्टिविटी को थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे निकल के आने वाला है कुछ नई चीज। हेडिंग डालो रजिस्टिविटी। ठीक है ना?
रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, हम रजिस्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था आर बराबर रो एल बाई ए, पर हमारा इस बार टारगेट रो था, तो ये क्या मिला आर ए बाई एल। याद रखना जो रो होता है ना वो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। रो किस पे डिपेंड करता है, दूसरा करता है ये टेम्परेचर पे, ये क्या करता है दूसरा किस पे डिपेंड करता है। यानी अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी ऑन। अब इस चीज को हम समझते हैं कि टेम्परेचर से कैसे होगा काम, ठीक है ना। आ जाओ, इसमें एक से मॉड्यूल किसके पास है इसका, ये है क्या, एक सेकेंड लिखो जल्दी से इसको, जब तक एक क्या हो गया, ठीक चलो हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ रेजिस्टिविटी, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इस कहानी को समझना, देखो चेंज इन रेजिस्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है रो पे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे या इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी पे। ध्यान से देखना है कुछ निकल के आने वाला है। ये जो आपका चेंज इन रेजिस्टिविटी है रो पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यही चेंज इन रेजिस्टिविटी आपका चेंज इन टेम्परेचर यानी डीटी पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, डीटी पे। हमने दोनों को कंबाइन किया तो डी रो बराबर आपको क्या मिला, डी रो बराबर आपको मिला अल्फा डी टी, हाँ है ना। आपको पता है अब यहाँ थोड़ा देखना दोनों सिंबल सेम जैसे, अब हम यहाँ इक्वल साइन आएंगे तो यहाँ अल्फा आएगा, तो हम अल्फा को थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। इस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका रो डी टी, हाँ है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा का अगर फॉर्मूला निकालें तो दिस इज डी रो वैसे ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा रो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, दिस इज रो नॉट से रो, और ये टी नॉट से टी, कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखना, वन अपॉन रो का अगर करें तो क्या हो जाएगा, लॉग में आता है कि नहीं आता है ना। तो एल एन निकालेंगे, सो दिस इज एल एन, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब माइनस की वजह से ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम रखें तो दिस इज अल्फा, और ये क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब भी लॉग हटता है तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पे बचेगा रो, यहाँ बचेगा रो नॉट, और ये हो जाएगा e की पावर अल्फा टी माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। अब ध्यान से देखो अगर इसको उस साइड भेज दिया जाए तो रो बराबर आपको क्या मिला, दिस इज रो नॉट e की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको पता है इस एक्सप्रेशन को ओपन करने के लिए हमें जरूरत पता किस चीज की पढ़ने वाली थी, बताओ, e की पावर s के सीरीज एक्सपेंशन की। e की पावर s का सीरीज एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या होता था, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एस की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आप लिखोगे कि ये e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा e की पावर x से, क्या होता था 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, अगर पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, अगर पावर 2 हो जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल, ऐसे हमें आगे करते हुए चले जाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई, लिखो जल्दी से इसको, लिखो जल्दी से। ठीक है, याद रखना चेंज इन रजिस्टिविटी उसकी इनिशियल रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है।
हो गया ना, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, सो व्हाट यू गेट हियर, रो बराबर दिस इज रो नॉट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा 1 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ऐसे करके हम आगे तक जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये जो अल्फा, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस निकल के आने वाला है इज मच मच लेस देन टू 1, सो हायर पावर विल बी निग्लेक्टेड, सो हायर पावर विल बी, खुश हो गया इतना क्यों लिखा। अब पता है ये हम लोगों को भी एनसीईआरटी में नहीं बताया गया था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था। मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कितनी आसानी से बताया गया था, आप लोग बोलोगे वाह ऐसा क्यों नहीं देते हैं। देखो रो बराबर आपका रो नॉट, और यहां से देखो क्या बन गया, जल्दी से देखो 1 प्लस अल्फा टी माइनस, खत्म, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जो यहाँ पे अल्फा निकल कर आया था आपका, दिस इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हो गया। अब देखो इसको मैं दिखाऊंगा जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था, आप बोलोगे हाँ सर यही सुख है। आवाज आ रही है ना भाई, क्योंकि अब बंद हुई तो मैं सदमे में चला जाऊंगा, मोजा सुखाने के बाद बेहोश नहीं आना मुझे अब, दोबारा पढ़ाने में पता बहुत बोरियत होती है वही चीज को। पहले तो तुम लोग मुझे वापस से देखोगे घृणा की दृष्टि से। हो गया। अब देखो इसको बेसिक तरीके से कैसे समझा जा सकता था अगर इतना सब महाभारत नहीं करनी थी। तो देखना, मान लेते हैं हम लोग टी नॉट पे आपकी जो रजिस्टिविटी थी वो रो नॉट थी, टी नॉट पे रजिस्टिविटी कितनी थी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि अगर हम किसी टेम्परेचर टी पे रजिस्टिविटी निकालना चाहते थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी रो नॉट पे, जो भी अपन लिख करके लाए हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी चेंज इन टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड होती थी, चेंज इन। तो हमारे सर ने हमको बताया था कि रोटी को अगर आप कंबाइन कर दो तो रो नॉट मिलेगा, डेल्टा टी मिलेगा, ध्यान से देखना। और रोटी का जब ये हटाओगे तो ये अल्फा बनेगा, रो नॉट बनेगा और ये डेल्टा बनेगा। आगे समझ में ना। अब देखो हमें पता है रो नॉट के बाद ये कंसंट्रेशन रेजिस्टिविटी बढ़ी है, तो टोटल रेजिस्टिविटी रो बराबर क्या निकल आएगी, रो नॉट प्लस रोटी, तो रो नॉट ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया अल्फा रो नॉट और डेल्टा टी, रो नॉट को कॉमन ले लिया था हम लोगों ने, तो 1 प्लस क्या हो गया, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या थी, टी माइनस टी नॉट, खत्म। ये बोर्ड्स वाला है, और उसके पीछे का लॉजिक वो था, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहे हो ना कितना डिफरेंस होता है चीजों को एक्सप्लेन करने में। अब बोर्ड्स वालों को तुम वो वाला फॉर्मूला लिखा ना, आधे टीचर बोलेंगे कि अप्लाइंग फॉर फर्दर एमएससीज पीएचडीज चलो लिखो इसको। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ध्यान से देखना। अल्फा की वैल्यू हमें चूज करनी रहती है, वो बहुत डिपेंडेंट करती है। तो लिखो अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर, अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर कंडक्टर, याद रखना। जो अल्फा होता है निगेटिव, निगेटिव में जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सारे निगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा कार्बन, माइका, इंडियन रबर, इंडियन रबर इतनी खराब होती है, कार्बन, माइका, इंडियन रबर, इन सब के लिए इसकी वैल्यू आपको कैसी लेनी है, निगेटिव, एंड अल्फा बराबर 0, ये है आपका सुपर कंडक्टर। हाँ हाँ, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए नेगेटिव, ओमिक के लिए पॉजिटिव, ये लिख सकते हैं, ये तुम्हारी बात सही भी है कि नॉन ओमिक के लिए आपका कैसी हो जाती है और ओमिक के लिए कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। और सुपर कंडक्टर आपके अलग होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जो आप लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे हो ना, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ओम्स लॉ का कहना है कि बिल्कुल जीरो पे जीरो चीजें होगी, लेकिन इससे देखो क्या होगा,
जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं ये ऐसे आना चाहिए और यहाँ 0 पे जाना चाहिए ना, लेकिन एकदम से यहाँ पे 0 हो जाता है और ये टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और जिस दिन सुपर कंडक्टर अगर सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव कराना है, पता कैसे कर सकते हो आप लोग, लिक्विड नाइट्रोजन में आप किसी भी वायर को कवर हटा करके डाल दो और आप पता है कोई भी बड़े से बड़े बल्ब को छोटे से जला सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। क्या ही करना पड़ेगा फिर, इसलिए तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा बहुत तो देगा ही। आगे समझ में कि नहीं आया? ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ ली। अब देखो रजिस्टिविटी के कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं कि रजिस्टिविटी के कुछ ग्राफ्स एग्जाम्स में आते हैं। तो रो और टी के बीच में ग्राफ बनाओ आप लोग, ठीक है ना। रो और टी का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, देखो ई की पावर प्लस था क्या माइनस था? ई की पावर प्लस था, तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। यहाँ पे हम टी इन केल्विन और दिस इज रो, यहाँ पे ले रहे हैं 10 की पावर -8 ओम मीटर के टर्म्स में हम रजिस्टिविटी ले रहे हैं। सो दिस ग्राफ विल बी स्टार्टिंग लाइक दिस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रो नॉट। आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक ग्राफ भी पूछा जाता है, नाइक्रो में एक ऐसा है जिसमें वो एक्सपोनेंशियली ग्राफ नहीं देता है, समझ रहे हो ना। नाइक्रोम में वो स्ट्रेट लाइन देता है। नाइक्रोम में क्या देता है वो, इसलिए उस ग्राफ को स्पेशली अलग से पेपर में पूछ लिया जाता है। और हम लोग जो पढ़कर गए होते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे रजिस्टिविटी माइक्रो ओम मीटर्स में होती है, ठीक है, माइक्रो ओम मीटर्स में होती है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वो यहाँ से ऐसा देता है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द केस ऑफ नाइक्रोम। इसलिए नाइक्रोम का ग्राफ हम पूछते हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है हम उसको ध्यान में रखते हैं, तो उसके हिसाब से तो ऐसा बन जाना चाहिए, पर होता रियलिटी में क्या है वो ऐसा। ठीक है, लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो मोबिलिटी। क्या हो गया? मोबिलिटी तक हम पहुंच गए हैं। फिर इसके बाद हमारा कलर कोड है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को रोक के फिर 5-10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कभी कभी। हेडिंग डालो मोबिलिटी। यानी म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? सॉरी, अरे हाँ भाई गलती हो गई, माफ करो। मुझे लग रहा था थोड़ी देर बाद तो उठ के बोलोगे क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है इधर आ। अब से एक तो बड़ा की जाएगा, बोले महाकाल के दर्शन करके आए, उसके बाद भी सर गलती कर रहे हो आप, ठीक है ना। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं तो एक फॉर्मूला और फेमस है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एन। लिखो जल्दी से इसको, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। कई बार आपसे ना डायमेंशनल फॉर्मूला और ये सब पूछ लिया जाता है आपको, तो ये बताना मुझे इसकी यूनिट क्या होती है। तो दिस इज, इसको जो यूनिट उन्होंने बोला, दिस इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, V/L से रिप्लेस किया होगा। और इसके साथ इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज m-1 t स्क्वायर A1 है ना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। लिखो जल्दी से इसको। कलर कोड हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है आपका समाप्त। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसी के साथ अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं अभी अपन लोगों के लिए, वो अपनी KCL और KVL की, जिसमें हम सिर्फ लूप एनालिसिस सॉल्व करने हैं आज जितने हो सकते हैं, ठीक है ना। उसकी ट्रिक्स, उसकी सारी चीजें समझते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।